हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है नाजीवाद, हम लोग इस चैप्टर को नोट्स के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नाज़ी क्रांति के क्या कारण थे, उसमें हम लोगों ने गणतंत्र की स्थापना और वर्साय की अपमानजनक संधि, इस दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में जो नाज़ी क्रांति का कारण था, उसमें गणतंत्र की स्थापना में हम लोगों ने वाइमर गणतंत्र के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि वाइमर गणतंत्र नाम क्यों पड़ा, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1919 को हुई थी और वाइमर नामक स्थान पे हुई थी। यही कारण है कि वाइमर गणतंत्र के नाम से संविधान का नाम वाइमर गणतंत्र पड़ा था। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि वर्साय की अपमानजनक संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी को बहुत सारे जर्मनी के अंग को भंग कर दिया गया था। अल्सास लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया था और जर्मन में जो स्थित सार क्षेत्र था, जो कोयले की खान थी, उसको 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था, आपको याद होगा। और सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। अब अगला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी जर्मनी के गणतंत्र के सामने, वो थी आर्थिक संकट। क्योंकि जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जर्मनी को काफ़ी क्षति हुई थी और जैसे ही क्षति होने के कारण जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ था, तो जितने भी कल कारखाने जर्मनी के थे सारे बंद हो गए और उस जर्मनी में बेरोजगारी जो थी वो काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच गई थी। और आपको याद ही हुआ कि आर्थिक दृष्टि से भी जर्मनी पर वर्साय की संधि थोप दी गई थी, जिसके कारण जो है जर्मनी में कृषि की समस्या भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट थी। और दूसरा है कि युद्ध में जर्मनी को काफ़ी वित्तीय क्षति तथा युद्धोपरांत कल कारखाने का बंद होना तथा बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंचना, ये भी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण था। और जितने भी औद्योगिक नगर थे वो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से छीन लिया था और जितने भी समस्त जो व्यापार जो जर्मन के साथ हो रहा था, वो सारे व्यापार जर्मनी का नष्ट हो गया और जर्मनी जो था तहस नहस हो चुका था। यही कारण है कि हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि, यही आर्थिक संकट के सामने हिटलर की जो उदय की जो पृष्ठभूमि है, इसी आर्थिक संकट के सामने स्टार्ट होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूस में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्षतिपूर्ति की राशि जर्मनी से कितनी रकम वसूल की गई थी, तो 6 अरब 10 करोड़, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। यही कारण है प्रथम विश्व युद्ध की जो युद्ध में जो क्षति हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो कठोर शर्तें सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही रखी गई थी और इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए काफ़ी असंभव हो चुका था। और जो मित्र राष्ट्र थे, वो मित्र राष्ट्र भुगतान के लिए हमेशा जर्मनी पे दबाव बनाए रहते थे, जो कि ये भी एक रीज़न था नाज़ी क्रांति का। नेक्स्ट है साम्यवाद का बढ़ता संकट। तो 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अब इस पॉइंट को समझिएगा। अब 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रभाव जर्मनी पे भी पड़ा था और जर्मनी में जितने भी लोग थे वो साम्यवादी संगठन का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। और साम्यवादी संगठन का एक ही उद्देश्य था, बस उद्देश्य था कि हम किसी भी तरह जो जर्मनी में जो वाइमर गणतंत्र है उसको उखाड़ फेंके और उसके जगह पर हम सर्वहारा वर्ग को लाएं।
अब ये सब हो ही रहा था कि जर्मनी के जो भी अमीर लोग थे, जैसे उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, जमींदार वर्ग थे, ये सब काफ़ी डर गए। और जब ये सब डर गए तो जर्मनी का इन्होंने साथ दिया और जितने भी धनी वर्ग थे वो हिटलर का साथ दिया और हिटलर ने साम्यवादी विरोधी का नारा दिया और जितने भी धनी वर्ग थे सबका सहानुभूति हिटलर पा लिया था। और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो तत्कालिक स्थिति काफ़ी ही दयनीय हो गई थी। आपको याद होगा कि क्यों जर्मनी की काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई थी। और सब जगह जर्मनी में सिर्फ निराशा ही निराशा थी, अराजकता थी। और जर्मनी एक ऐसी जनता के बारे में सोच रही थी जो उन्हें अच्छे तरह से उनका नेतृत्व कर सके और उसी तरह हिटलर जैसा तेजस्वी नेता जर्मनी को मिल गया। जो हिटलर की आवाज़ में काफ़ी जादू था जिससे वहाँ की जनता काफ़ी प्रभावित हो गई थी। और जो जर्मनी की जो जनता थी, जर्मनी की जनता से हिटलर ने ये वादा किया कि हम आपके राष्ट्र की गौरव को फिर से स्थापित करेंगे, जितना भी राष्ट्र का गौरव आपका समाप्त हो चुका है उसको हम फिर से स्थापित करेंगे। और उसने जनता की भरोसा प्राप्त किया। जितनी भी जर्मनी की जनता थी वो हिटलर की बातों से काफ़ी खुश हुआ और उसने अपने भविष्य जो था हिटलर के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर का उदय जो था शुरू हो गया। अब हम देखेंगे कि हिटलर एवं उसके कार्य। तो हिटलर का जन्म हुआ था कब? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में। हिटलर जो था बचपन से ही वो चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और उसने लास्ट में सेना में नौकरी कर ली। अब देखिएगा किस प्रकार हिटलर जो है, हिटलर की शुरुआत होती है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार हिटलर ने सभी वर्गों को अपने भरोसे, हिटलर ने जितने भी धनी वर्ग थे सबका सहानुभूति पाकर अपने पक्ष में पा लिया था और धीरे धीरे वो जर्मनी की जनता को ये भरोसा भी दे दिया था कि हम आपके राष्ट्र की गौरव को फिर से स्थापित करेंगे। और जर्मनी की जो जनता थी हिटलर पे भरोसा भी कर लिया था और अपना भविष्य जो था हिटलर के हाथों में भी सौंप दिया था। और आपने देखा कि किस प्रकार हिटलर का उदय का पृष्ठभूमि तैयार होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार हिटलर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था। कौन लड़ा था? तो हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा था। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, आयरन क्रॉस किसे कहा जाता है? तो हिटलर को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो हिटलर को आयरन क्रॉस भी कहा जाता है। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। तो पूछा जाता है जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य सबसे पहले कौन बना था? तो हिटलर बना था। और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी किसने रखा? तो हिटलर ने रखा। और धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर बन गया। फ्यूहरर का मतलब होता है नेता बन गया। कौन बन गया? तो धीरे धीरे हिटलर जो था वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बन गया। अब आगे देखिए जो हिटलर है वो धीरे धीरे कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। फिर हिटलर की नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। यानी कि कोई झूठी बातें इतना फैला दो कि लोगों को लगे कि ये जो बात है वो सत्य है। बस इस हिटलर की यही नीति थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे, ये किसकी नीति थी? तो याद रखिएगा, ये हिटलर की नीति थी। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? तो हिटलर ने वाइमर गणतंत्र के खिलाफ कब विद्रोह किया है? तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई थी और उसी संधि के तहत जर्मनी पे बहुत सारे संधियाँ थोपी गई थी और उसका भरपाई करने के लिए संधि को 6 अरब 10 करोड़ पाउंड को भी भरपाई करना था। और उसी में जर्मनी का जो रूर प्रदेश पर फ्रांस का कब्जा हो गया था। और जो रूर प्रदेश था जर्मनी के लिए काफ़ी संपन्न था क्योंकि वो औद्योगिक रूप से अच्छा था। इसलिए जर्मनवासी फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिए थे
और यही कारण था कि हिटलर मौके की तलाश में था और इसने जो भी जन आक्रोश का लाभ उठाया और लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे नाम छूट गया है, लुडेनडॉर्फ। तो लुडेनडॉर्फ ये व्यक्ति का नाम है। इसी व्यक्ति के साथ मिलकर हिटलर जो है 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह शुरू करता है। तो ये व्यक्ति के नाम याद रखिएगा कि किसके साथ मिलकर हिटलर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह शुरू करता है। तो 1923 ईस्वी में लुडेनडॉर्फ के खिलाफ, लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर। नेक्स्ट, मीन कैम्फ। तो मीन कैम्फ क्या था? तो हिटलर की अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा थी जिसका नाम था मीन कैम्फ, और इस आत्मकथा को हिटलर ने जेल में ही रचना की थी। अब ये जेल क्यों गया था? तो जब हिटलर विद्रोह शुरू कर दिया था वाइमर गणतंत्र के खिलाफ, तो वो विद्रोह असफल हो गया और उसी असफलता के कारण हिटलर को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। और उसी समय जेल में ही हिटलर ने मीन कैम्फ, जो अब उसकी जो प्रसिद्ध आत्मकथा थी, उसकी रचना की थी। और 1924 में के अंत में हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया। और उसके बाद जैसे 1924 में हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया, नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक क्या था? तो हिटलर ने आर्यों की पवित्रता का सूचक स्वास्तिक, तो स्वस्तिक को पवित्र के रूप में ग्रहण किया तथा सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। किसने संगठित किया? तो हिटलर ने। और जो स्वास्तिक क्या था? तो आर्यों की पवित्रता का सूचक स्वास्तिक था, इसी को हिटलर ने प्रतीक के रूप में ग्रहण किया था। तो हिटलर का प्रतीक यानी कि नाजीवाद का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाजीवाद का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।